Good morning, students. In the last video, we have seen the cash flow from operating activities. Last lecture में हमने देखा क्या? Cash flow from operating activities. How we will calculate cash flow from operating activities? देखिए एक एक items को हमने देखा, समझा in the previous videos. In this videos, we are going to see cash flow from investing activities. ठीक है, हम क्या देखने जा रहे हैं, क्या समझने जा रहे हैं? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्या होती हैं? वेयर द फर्म और बिजनेस इन्वेस्ट फॉर द लॉन्ग टर्म. ठीक है ना, जो मोर देन 1 फाइनेंशियल पीरियड के लिए, जैसे फिक्स एसेट्स में इन्वेस्टमेंट हो गया, तो ऐसी चीजों में जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ऐसी चीजों को या इनके थ्रू कोई भी कैश का इनफ्लो और कैश का आउटफ्लो होता है तो हम उसको कहां कंसीडर करते हैं? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. गेटिंग बोला. सो देखते हैं कौन कौन सी एक्टिविटीज जाएगी और कैसे, हाउ वी विल कैलकुलेट द इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. ओके, अच्छा, ये जो सीरियल ऑर्डर है, सबसे पहले ऑपरेटिंग के बाद निकल के आ गया, फिर इसके बाद इन्वेस्टिंग. सीरियल ऑर्डर में चीजें चल रही हैं, ठीक है ना. सबसे पहले ऑपरेटिंग करेंगे, फिर इन्वेस्टिंग कैलकुलेट करेंगे. ओके, तो फर्स्ट आइटम क्या हम लिखेंगे? प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स. Any cash is realizing from sell or transfer of fixed assets. अगर फिक्स एसेट्स को बेचने से कोई भी फर्म में कैश का इनफ्लो हो रहा है तो प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट्स. सारे फिक्स एसेट्स को हम यहां ले लेंगे. क्लियर? फिक्स टेंजिबल और इनटेंजिबल दोनों एसेट्स की मैं बात कर रहा हूं. टेंजिबल और इनटेंजिबल. टेंजिबल का मतलब विच कैन बी सीन लाइक बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी. इनटेंजिबल गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट. इन सबको अगर हम बेचने से कोई भी पैसा रियलाइज हो रहा है तो हम यहां लेंगे. फिर प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट. कोई भी फिक्स इन्वेस्टमेंट या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को बेचने से कोई भी पैसा रियलाइज होता है तो हम यहां पे उसको भी कंसीडर करेंगे. क्यों? क्योंकि हमने इन्वेस्ट किया है किसमें? इन्वेस्टमेंट में फॉर लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट को देखते हुए. क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? दो चीजें क्लियर है. फिक्स में टेंजिबल इनटेंजिबल एसेट्स, कोई भी एसेट्स हुआ अगर हम बेच रहे हैं उसको बेचने से कोई भी पैसा रियलाइज हुआ तो हम यहां लिखेंगे. और करेंट इन्वेस्टमेंट्स को, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स को भी बेच रहे हैं, उससे कोई पैसा रियलाइज होता है तो फिर हम उसको भी लिखेंगे. ओके, अच्छा. नेक्स्ट, एनी इंटरेस्ट रिसीव्ड. इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड. ठीक है ना. फर्म को कोई भी इंटरेस्ट या डिविडेंड मिल रही है तो इंटरेस्ट किस में मिलेगा? जाहिर सी बात है, जिस पे हम कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखे हो उस पे मिलेगा. डिविडेंड किस पे मिलेगा? कंपनी ने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा है उस पे मिलेगा. इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड. ओके माय डियर फ्रेंड्स. ओके, अब देखते हैं, ये तो सारे प्लस आइटम्स है. अब हम आउटफ्लो क्या होगा? आउटफ्लो में कोई भी हम फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करेंगे. परचेजेस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स. Purchase of fixed assets. If we are purchasing, if the concern is purchasing any fixed assets, then we will pay the heavy amount. Okay, when we will pay the heavy amount, then that will be the application of
फंड्स, यूज ऑफ फंड्स। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो आप देखेंगे फिक्स्ड एसेट्स हम परचेज कर रहे हैं तो आप वहां पे लिखेंगे। ओके, फिर फिक्स्ड एसेट्स में आपका मैं टेंजिबल और इनटेंजिबल दोनों की बात कर रहा हूं, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल लाइक गुडविल। ओके, फिर माइनस परचेजेस ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। क्लियर ना? अगर हम कोई नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट लिख रहे हैं तो उसको भी अमाउंट हम यहां ले लेंगे और फिर उसको हम बाहर कर देंगे। जो भी आएगा हमारा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, कौन सा एक्टिविटीज है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इस तरीके से हम कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज निकाल के बाहर कर देंगे। समझ में आया? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज इज डायरेक्टली आप ये समझिए विच इज आर रिलेटेड फ्रॉम द फिक्स्ड एसेट्स। ओके ना? क्लियर? आपको एक बार फिर मैं चीजों को रिवाइज कर दे रहा हूं। प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, सेल और ट्रांसफर, कोई भी फिक्स्ड एसेट्स की बेचने के कारण कोई भी पैसा क्रिएट हो रहा है तो वो आपको आएगा प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट इफ वी हैव डन एनी टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट रिगार्डिंग लॉन्ग टर्म। ओके, तो वो भी यहां पे आएगा। एनी इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं और डिविडेंड, इंटरेस्ट और डिविडेंड कोई भी चीज रिसीव कर रहे हैं तो वो भी इसी का इनकम का माना जाएगा। फिर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फिर परचेज ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट और जो भी फाइनल निकल के आएगा वो आपका क्या होगा? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। आप ये प्लस माइनस करके आप फाइनल अमाउंट यहां लिख देंगे। क्लियर? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हो थोड़ा सा इजियर है ऑपरेटिंग के कंपेयर में, आपको समझ में आ रहा। ओके, नाउ वी विल सी द कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इसी के नीचे जस्ट मेरे पास स्पेस कम है तो मैं इसको डिलीट करके फिर नई चीजों को लिख रहा हूं। ओके, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है ना? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग नाम से क्लियर है, सोर्स ऑफ फाइनेंस मीन्स फ्रॉम वेयर वी आर कलेक्टिंग द फंड्स एंड फ्रॉम वेयर वी आर यूजिंग द फंड्स। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स if any cash is realizing what? Proceed from issue of shares and debentures. If any cash is realizing from इश्यू ऑफ शेयर्स और इश्यू ऑफ डिवेंचर, कंपनी शेयर इश्यू करती है, कंपनी डिवेंचर इश्यू करती है। क्यों करती है? फॉर द कलेक्शन ऑफ फंड, फॉर द कैपिटल। ओके ना? तो कैपिटल से रिलेटेड आइटम क्या है? इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स, दोनों अगर होगा तो यहां पे आएगा। ओके, नेक्स्ट प्रोसीड फ्रॉम long term loans and loans and advances। हमने कोई लोन ले रखा है, कोई एडवांसेस ले रखा है, लॉन्ग टर्म लोन, ठीक है ना, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, किसी भी चीजों से, तो हम उनको क्या करेंगे? यहां पे
प्लस करेंगे वो भी हमारे फंड में आएंगे। ओके, अच्छा, फिर प्रोसीड फ्रॉम, ये लॉन्ग टर्म होगा, फिर शॉर्ट टर्म में लिखेंगे प्रोसीड फ्रॉम शॉर्ट टर्म लोन। ओके, अगर शॉर्ट टर्म लोन के थ्रू हमको कोई कैश रियलाइज होता है, कैश इनफ्लो होता है, तो वो भी यहां जाएगा। ओके, फिर प्लस इंक्रीजिंग बैंक ओवरड्राफ्ट इन द बैलेंस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट। ओके, इंक्रीजिंग बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट वैसा कि अभी मैंने बताया क्या, कि इट्स अ टाइप ऑफ लोन एंड इट्स टाइप ऑफ शॉर्ट टर्म लोन, करेंगे बोला। सो इफ एनी बैलेंस इज इंक्रीजिंग balances of bank OD and CC। तो अब देख रहे क्या है, इंक्रीज यानी आप लास्ट ईयर के बैलेंस से आप कंपेयर करना पड़ेगा कि लास्ट ईयर के बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस कितना था, करंट ईयर में बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस कितना है। अगर देखेंगे बैलेंस बढ़ा है तो इसका मतलब यू हैव टेकन लोन, गेटिंग। तो अगर कम हुआ है तो यू हैव बीन पेड, आपने पे किया है। तो अगर ऐसा आएगा इंक्रीजिंग तो आपको वो फंड में आएगा, लेकिन यहीं पे आप जाता है क्या, डिक्रीज इन बैलेंस ऑफ ओडी एंड सीसी। अगर इनके बैलेंसेस में डिक्रीज हुआ है तो इसका मतलब क्या निकलता है, आपने लोन का पेमेंट किया है तो आपका फंड घटा है, तो वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्लियर। फिर डिक्रीज इन बैलेंस ऑफ ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट, नोट डाउन। नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड, पेमेंट ऑफ प्रपोज्ड डिविडेंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, both we will deduct payment of interim dividend next payment of proposed dividend okay for the previous year, payment of proposed dividend for the previous year, उसको भी हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि क्या हमारे फंड से पेमेंट हो रहा है चीजें। ओके, नेक्स्ट, इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, इंटरेस्ट paid on LTL and STL, short term loans, ठीक है ना। इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट एंड सीसी, वो भी चला जाएगा, इसमें मैं लिख दे रहा हूं, एंड ओडी एंड सीसी ऑल्सो, ध्यान रखेंगे इस चीज को। नेक्स्ट, रीपेमेंट ऑफ लोन, repayment of loan. If any loan we have been paid in the concern during the year, उसको भी हम क्या करेंगे, माइनस में शामिल करेंगे अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। ओके, क्लियर। रिपेमेंट ऑफ लोन ऑब्लिक, या आप कर सकते हैं क्या, रिपेमेंट ऑफ डिवेंचर भी, रिपेमेंट ऑफ डिवेंचर्स, ये भी लोन ही हुआ, अगर हम इसको पे कर दें तो माइनस कर देंगे।
अब जो निकल के आएगा हमारा, अब जो निकल के आएगा हमारा वो क्या होगा, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ये पूरा प्लस माइनस करने के बाद फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आएगा। ओके, अब ऑपरेटिंग का जो हिस्सा है फाइनल अमाउंट, इन्वेस्टिंग का जो हिस्सा है फाइनल अमाउंट, एंड फाइनेंसिंग का जो हिस्सा है फाइनल अमाउंट, इन तीनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो लिखेंगे पूरा एक सेंटेंस में, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग, ए प्लस बी प्लस सी, ऑपरेटिंग को ए, इन्वेस्टिंग को बी एंड फाइनेंसिंग को सी। इन तीनों को ऐड करने के बाद तीनों अमाउंट को हम क्या कर देंगे, सम अप कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हम इसको क्या करेंगे, फाइनल अमाउंट यहां लिख देंगे। एंड एट लास्ट, इन द लास्ट, इफ the sufficient balance of cash is available, या any amount of cash and cash equivalent is available, अगर कोई आपके पास कैश का फंड आए या कैश से रिलेटेड आइटम्स हैं या कैश इक्विवेलेंट है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये सारे आइटम्स हैं, आप उनको क्या करेंगे, इस फंड में ऐड कर देंगे। तो ठीक है ना, प्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है ना, इसमें ऐड करने के बाद ये टोटल अमाउंट आप फाइनल अमाउंट यहां लिख देंगे। ठीक है ना, तो इससे आपका जो फाइनल निकल के आएगा क्या, कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो अमाउंट होगा वो अमाउंट आप निकालेंगे। ओके, तो इस तरीके से आप कैश फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर करेंगे। आपने देखा, हमने स्टार्टिंग से देखा क्या, एक एक चीज को हम देखे हैं, समझे हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट के सारी चीजों को, सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, एक एक टॉपिक वाइज एक एक चीज को हमने क्लियर कर लिया। अब इस पे जो भी न्यूमेरिकल्स हैं वो लगाना और उनके कॉन्सेप्ट्स को देखना, ये आप स्टार्ट कर दीजिए और इस चीजों को आप पूरा कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम सारे कॉन्सेप्ट्स को देख चुके हैं, कैश फ्लो के सारे कॉन्सेप्ट्स को लगभग हम पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। अगर इफ किसी आइटम्स में कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे कमेंट पे पूछ सकते हैं। ठीक है, आपने देखा इससे पहले की वीडियोस में कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग और इस वीडियो में कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, कैसे इन चीजों को हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में इंक्लूड करेंगे, शामिल करेंगे। ओके माय डियर फ्रेंड्स, सो इस तरीके से कैश फ्लो स्टेटमेंट के कॉन्सेप्ट का सारा जो कॉन्सेप्ट है वो फिनिश होता है, खत्म होता है। ठीक है ना, अब इसके बाद कहीं कोई कॉन्सेप्ट नहीं बचता है कैश फ्लो स्टेटमेंट में। तो इसी के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं। ओके, फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।